हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और मेरा नाम अंकुश शर्मा है, आप जानते ही हैं। स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग की सेकंड पार्ट का। बैंकिंग स्टार्ट कर रहे थे, हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, 5 ईयर प्लानिंग पढ़ लिया। अब बैंकिंग का भी पार्ट 1 कर लिया था, बैंकिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को जल्दी से ठीक है। जो लास्ट बैंक था वो एक्सिम बैंक पढ़ा था हमने, है ना। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, एक्सिम बैंक और एनएचबी। एनएचबी है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक पढ़ लिया था। जो डेवलपमेंटल बैंक थे उनकी बात हम कर रहे थे। आज इस डेवलपमेंटल बैंकों से आगे बढ़ते हैं और एक नया बैंक है, इसी में आता है डेवलपमेंटल बैंक में, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक आता है। आरआरबी की स्थापना कब की गई, कौन सा एक्ट था, किस तरह से इसकी स्थापना की गई, सबको देखने की कोशिश करेंगे। सबको एकदम से 360 व्यू में एकदम से डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वही उसी की बात करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाते हुए और नेक्स्ट स्टडी डालते हैं। आरआरबी, आरआरबी, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। एक मिनट दीजिएगा बस। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। सॉरी, रीजनल रूरल बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंटरप्ट है। बार बार स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बार बार स्क्रीन जाने लग रहा है। कोई ना, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच लग रहा है मेरे को, जितना भी कर पाएंगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं पूरे 1 घंटे की क्लास ले पाएंगे। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना की जाती है, एक एक्ट है, आरआरबी एक्ट। या पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है पेरेंट्स 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975। और एक एक्ट लाया जाता है, आरआरबी एक्ट 1975। इस एक्ट के द्वारा आरआरबी को स्टेचुरी बॉडी स्टेटस दिया जाता है, स्टेचुरी बॉडी का स्टेटस दिया जाता है ना। और ये 2 अक्टूबर है, ये जो 2 अक्टूबर 1975 है, इसकी एक समिति है, नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति? नरस सॉरी, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, या मतलब क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग की फैसिलिटी अवेल कराने के लिए बैंकों की एक डेडिकेटेड बैंकों की स्थापना की जाए। जो कमर्शियल बैंक हैं ये तो ठीक है, चलो हैं, लेकिन एक अलग पर्पज के लिए, जैसे कि हाउसिंग के लिए एनएचबी था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक था, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वहां पर सिडबी की स्थापना, सिर्फ सिडबी की बात हमने की थी, है ना। और जहां पर शेयर्स की थी वहां पर सेबी की बात हमने की। इस तरह से जो भी हमारे डेवलपमेंटल
बैंक थे उनको एक एक करके हमने सारी चर्चाएं कर ली थी। तो सेम यहाँ पर एक कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, अनुशंसाओं के बाद 2 अक्टूबर 1975 को 4 स्टेट्स में, ध्यान से रखना, 4 स्टेट्स में अलग अलग 5, इन 4 स्टेट्स में कितनी आरआरबीज, 5 आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1975, on the 2nd of October 1975, on the recommendation of Narasimhan Samiti, in 4 state RRBs established in number 5, 5 नंबर में, मतलब 5 संख्या में स्थापित की गई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, नरसिम्हन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 4 स्टेट में, 4 स्टेट में 5 आरआरबी की स्थापना की गई, है ना। इतना तो हिंदी चली जाएगा। लिखने का आपका जो एग्जाम, वो लिखने का तो है नहीं, समझने का है। 4 आरआरबी की स्थापना की गई, ठीक है। जो फर्स्ट आरआरबी थी, पहली आरआरबी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक। हिंदी में भी ऐसे ही है और इंग्लिश में भी है ऐसे ही, प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक, है ना। आगे समझ में आता है? चलो अब मैं बताता हूँ इसको। 4 स्टेट्स में अलग अलग 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर को, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1975, 5 आरआरबी। पहला पहला कहाँ पे? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दो स्थापना की गई, एक तो मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर। मुरादाबाद और गोरखपुर में किया गया। और फिर इधर राजस्थान, आरजे लिख दिया, आरजे राजस्थान, जयपुर में। इधर हरियाणा, HR लिख देता हूँ शॉर्ट में, हरियाणा के भिवानी में। और इधर वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ के मालदा में। यहाँ की कहा? मालदा में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं आरआरबी की स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर्ड बैंक, प्रायोजित बैंक, प्रायोजित बैंक। यहाँ जो इनका शेयर रहता है, केंद्र सरकार कितना लगाती है? 50%, और राज्य सरकार 15%। राज्य सरकार 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो 35%, 35%। कहने का मतलब ये है, अगर किसी आरआरबी की स्थापना में
100 करोड़ रुपए लग रहा है ना, 100 करोड़ रुपए लग रहा है, तो उसमें से 50% कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगी। 15% कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। मतलब जिस भी स्टेट में उसकी ओपनिंग की जा रही होगी, जिस भी स्टेट में उसको खोला जा रहा होगा, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। और बचा हुआ 35% जो वहाँ की स्पॉन्सर्ड बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर जो आरआरबी है वो मेजर स्पॉन्सर्ड करती है सबको। एक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही सबको स्पॉन्सर्ड करती है मैक्सिमम आरआरबी इसके। इसके आगे और बताता हूँ एक बात। जब इनकी स्थापना की गई थी, तो इनकी स्थापना पहले 5 की गई, फिर ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 196 हो गई, 196 हो गई। और इन्होंने पूरे देश में 1000 से भी ज्यादा अपनी ब्रांचेस ओपन की। मतलब जैसे एक बैंक है एसबीआई, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो ऐसे बैंक की कितनी आरआरबी? 196, 196 आरआरबी की स्थापना की गई, जिन्होंने पूरे देश में 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा क्या काम किया? स्थापना की, अपनी ब्रांचेस खोली। ठीक है। धीरे धीरे मनी के कारण या इनके फ्रॉड के कारण इनकी ये घाटे में चलते चले गए, घाटे में चलते चले गए। तो हुआ क्या, एक समय के बाद इनको आरबीआई ने समाप्त करना स्टार्ट किया, और इनकी संख्या घटकर हो गई 56। कितनी? 56 हो गई। फिर और कम किया, 36 हो गई, फिर और कम किया। अब की बात करें तो 14। कितने? 196, 36, सॉरी 36 कर दिया, फिर इसको घटा के 36 कर दिया, अब इसको घटा के 14 कर दिया। वर्तमान कंडीशन ये है, ना तो अब आरआरबी स्थापित की जाती है, और ना ही कोई महिला बैंक भी स्थापित नहीं की जाती है। नॉर्मल कंडीशन जो अभी कंडीशन ये है इंडिया की। ठीक है, तो इसको मैं रेज करता हूँ और इसके फंक्शंस की और बात करता हूँ, इसके कार्य क्या है। इसके फंक्शन, एक हेडिंग डाल देंगे, फंक्शन। कार्य, क्या क्या कार्य है इसके? पहला, फर्स्ट, क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में बैंकिंग उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है। दूसरा, किसानों को, फार्मर्स को लोन फैसिलिटी उपलब्धता बढ़ाना। तीसरा लिख सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ देना। गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ देना, ये थे इसके टोटल चीजें, है ना। अब नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, वाणिज्य, वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक, तो कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं। कौन से? कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं। चलो,
एक क्लासिफिकेशन तो ये लेते हैं, प्राइवेट बैंक और दूसरा पब्लिक। पहले तो कमर्शियल बैंक की बात बता दूं, कमर्शियल बैंक होते, कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो डिपॉजिट्स को स्वीकार करते हैं और लोगों को लोन देते हैं, लैंडिंग द लोन्स। और इनका पर्पज जो होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है ना, किसी भी सोशल पर्पज से इनकी स्थापना नहीं की गई होती है। इनका मेन पर्पज होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, है ना। आपको आपको डिपॉजिट स्वीकार करेंगे, मतलब मेरे को डिपॉजिट जमा करना, पैसा जमा करना है, उस पैसे को जमा करेंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लोन चाहिए तो उसको लोन प्रोवाइड कराएंगे, यही काम होता है कमर्शियल बैंक का। अब बात करते हैं जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है या पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर अगर सीधा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि अगर प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो प्राइवेट ओनरशिप या स्टेक लिख देंगे, स्टेक सही रहेगा थोड़ा लैंग्वेज में, प्राइवेट स्टेक एबव 51%, एबव 51%। और इधर में गवर्नमेंट स्टेक एबव 51%, 51%, मतलब 51% या 51% से ज्यादा अगर किसी बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक है, स्टेक मतलब शेयर है, तो वो पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक कहलाता है। वाइल जब किसी भी बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक 49% होता है या उससे कम होता है, 49% या फिर कितना, उससे कम होता है, तो कौन सा बैंक कहलाता है, वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहलाता है। प्राइवेट बैंक कौन से हैं, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक के। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई है ना, एच डी एफ सी, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ना, आप सब लोग जानते हैं। इंड्स इंड बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और सीएसबी है, बहुत सारे बैंक आप मार्केट में जितने निकल कर जाते हैं वो सारे कौन से, ज्यादातर कौन से बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सिर्फ 12 बैंकों को छोड़। वो कौन से 12 बैंक हैं, वो इस साइड के हैं। जैसे एक बैंक आता है एसबीआई, एक बैंक आता है पीएनबी, एक बैंक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बैंक आता है कैनरा बैंक, एक्सेट्रा, इतने ही लिख देते हैं ना? इतना ही लिख देते हैं, क्योंकि अभी इसी क्लास में इसको पढ़ने वाले भी हैं, इसी क्लास में इसको पढ़ने वाले भी। ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। फिर अगर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, तो दो तरह के होते हैं, एक तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एक नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल। कौन से, एक तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिर से कॉमर्शियल बैंक ही लिखते हैं। कॉमर्शियल बैंक है ना, दो तरह के होते हैं, तो शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट में लिख दिया है, फिर इधर नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो, एक एक्ट है आरबीआई एक्ट। कौन सा एक्ट है, आरबीआई एक्ट।
कौन सा एक्ट है? आरबीआई एक्ट 1934, जिसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो इसकी अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग शेड्यूल है, शेड्यूल क्या है, अलग अलग शेड्यूल है, जैसे शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर, इस तरह के पॉइंट होंगे इसमें, ठीक है। तो जो इस आरबीआई एक्ट 1935 की सेकंड शेड्यूल में जिन भी बैंकों का नाम मेंशन है, उन बैंकों को कहते हैं शेड्यूल बैंक। क्लियर है? आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों का नाम भी मेंशन है, मतलब लिखा हुआ है वहां पर, उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। अगर वो कॉमर्शियल बैंक है तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहेंगे, अगर प्राइवेट बैंक है तो शेड्यूल प्राइवेट बैंक है। इतना याद रहेगा कि आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल्स में जिन जिन बैंकों का नाम लिखा हुआ है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं। और ये जो लिस्ट है ये चेंजेबल है, जैसे ही कोई बैंक नया काम करता है, मतलब नई बैंक की स्थापना होती है और उसकी स्थापना होती है शेड्यूल बैंक के रूप में, मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो आरबीआई उसको आरबीआई एक्ट 1935 में लिख लेता है। आरबीआई एक्ट 1934 में 34 में क्या करता है, लिख लेता है, तो वहां पर एक नाम एक्स्ट्रा हो जाता है। या अगर किसी बैंक का मर्जर कर दिया जाता है जो पहले कॉमर्शियल बैंक के रूप में, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित था, मतलब आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में रखा हुआ था, अगर ये वहां पर है और उसका मर्जर किसी दूसरे बैंक के साथ कर दिया जाता है, तो उसका नाम वहां से इरेज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई बैंक नया काम, नया कारोबार स्टार्ट करता है और उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर स्थापना होती है तो उसका नाम वहां पर लिख दिया जाता है। अगर इसका उल्टा, अगर कोई बैंक पहले से शेड्यूल बैंक है ना और उसका मर्जर कर दिया जाता है या बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो जाता है या अपना कारोबार स्वयं बंद करता है, तो उसका नाम वहां से हटा दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको, अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था समझाने के पर्पज से। चलो, बैंक which are included which are included included in the second schedule of RBI Act 1934, RBI Act 1934 इस साइड में लिख लेना, बैंक which are not, बाकी सेम ही रिपीट करना है, बैंक which are not which are not included in the second schedule of RBI Act 1934, RBI Act 1934, 1934। चलो, अब बात करते हैं एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, तो क्या बोलते हैं, एनपीए, गैर निष्पादनकारी संपत्ति।
गैर निष्पादनकारी गैर निष्पादनकारी संपत्ति क्या होती है, इसको लिख लेते हैं एक लाइन में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की ईएमआई का भुगतान बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की ईएमआई ऋण की ईएमआई का पेमेंट 90 डेज या उससे अधिक डेज तक, दिनों नहीं हुआ तक नहीं हुआ है तो यह ऋण एनपीए बन जाता है। एनपीए बन जाता है जैसे इतना यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। मान लीजिए ये क्या है, बैंक है। ये क्या है, बैंक है। इसने, ये मैं हूं है ना, मुझे क्या दिया, लोन दिया। इसने मुझे लोन दिया और बोला कि ठीक है सर, 1 महीना के लिए आपको लोन मिलता है। 1 महीना के लिए इसने मेरे को लोन दे दिया। डन। 1 महीना के लिए इसने मेरे को लोन दे दिया। जब तो 1 महीना इसने वेट किया कि सर आएंगे, जो लोन का अमाउंट है वो भी, और प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, 4%, 6%, 8%, जो भी रहा होगा, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने लोन लिया होगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही 1 महीना निकल चुका, 1 महीना निकल गया, बैंक के पास मैं वापस ना तो लोन देने गया, मतलब जो अमाउंट लिया था ना तो वो अमाउंट को मैं वहां पर देने गया, और ना ही मैंने ब्याज को चुकाया, ना ही मैंने ब्याज को चुकाया। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने और इंतजार किया 90 दिन। 1 महीना तो निकल गया जो टाइम था, उसके बाद 90 दिन का मतलब 3 महीने तक, 90 दिन का मतलब 3 महीने। 3 महीने तक इंतजार किया कि अब आएंगे कि तब आएंगे, अब आएंगे कि तब आएंगे। मैंने 3 महीने तक भी नहीं गया। बैंक बोलता है कि ये हमारा एनपीए हो गया, ये हमारा एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि एसेट ने परफॉर्म नहीं किया। एसेट ने परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं पैसे वापस कर देता तो ये परफॉर्मिंग एसेट होता। तो बैंक कहता कि हमारा एसेट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फिर अगर मैं 90 दिन से, अगर मैं 90 दिन से 365 दिन, या ईयर में लिख लेता हूँ, ईयर में लिख लेता हूँ, अगर मैं 90 डेज से और 1 ईयर तक पैसा देने गया नहीं, है ना, तो 90 दिन जैसे होगा, 90 दिन के बाद एनपीएम रख दिया जाता है। और कौन सी कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड में, मैं लिखवाऊंगा पहली कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड एनपीए में रख दिया जाता है, अब मानक संपत्ति में रख दिया जाता है। दूसरा, अगर इस 1 साल के बाद भी, या 1 साल तक भी मैंने पैसा नहीं चुकाया, 1 साल तक भी पैसा नहीं चुकाया, तो फिर इसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाता है, डाउटफुल में।
डाउटफुल में 1 साल से लेके 3 साल तक, डाउटफुल में है ना, कि संदिग्ध हो गई परिसंपत्ति, डाउट है पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीना के लिए लिया था या 1 साल के लिए लिया था, लेकिन क्या हुआ 90 दिन आगे चले गए, फिर उसके बाद 1 साल हो गया, और 1 साल के बाद अब 1 साल से अब 3 साल के बीच में आ गया है। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक अपना इसको बोलता है लॉस एसेट, कि ये परिसंपत्ति क्या हो गई, अब डूब चुकी है। क्या हो चुकी है? डूब चुकी है। लॉस एसेट मोर देन 3 ईयर प्लस। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था, तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट, सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अब मानक संपत्ति। परिसंपत्ति बोलते हैं इसको ना, अब मानक परिसंपत्ति। टाइम पीरियड कहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले तीनों को लिख लेता हूँ ऐसे। दूसरा, और दूसरा का डाउटफुल। तीसरा है लॉस एसेट। हाँ, डूबी हुई संपत्ति, हानि संपत्ति भी बोलते हैं, लेकिन डूबी हुई संपत्ति थोड़ा सही लगा मेरे को, तो मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर टाइम कितना है, उस टाइम को मैं यहाँ आपको याद रखना है, 90 डेज से 19 डेज से लेकर 1 ईयर तक। हाँ, पुराना एनपीए, अगर इससे पुराना एनपीए है तो इसको इस कैटेगरी में रखते हैं। डाउटफुल में रखते हैं 1 साल से लेकर 3 ईयर तक, 3 साल तक पुराने एनपीए है ना। और यहाँ पर 3 साल से अधिक पुराना एनपीए, 3 साल से अधिक पुराना एनपीए। तो आपको इतना ही याद रखना, ये माह में भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। माह में मतलब इसको लिख देगा क्या, 12 महीने। इसको लिख देगा 12 महीने से लेके 36 महीने। इसको लिख देगा 36 महीने से अधिक। तो इतना भी याद रखना है, ऐसा भी नहीं करना कि अरे सर ने तो महीने लिखवाया नहीं था, क्या गलत तो नहीं हो जाएगा। अरे एक साल में 12 महीने ही होता है, तो उसमें 12 के अनुसार गुणा कर लेना। ठीक है, ये तो भाई सीधी सी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइज बैंक ऑफ बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको बाद में लिखवाऊंगा, पहले यहाँ पर इनको लिखवाता हूँ, क्योंकि इसी से अटैच होकर आदि चीजें यहीं पर समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है एस्पायरेंट्स।
यहाँ तक समझ में आ गया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब क्या है? जब देश आजाद हुआ जब देश आजाद हुआ तो धोखाधड़ी जो थी वो एकदम चरम पर थी। लोगों का पैसा बैंक लेकर भाग जाया करता था, तो लोगों का ज्यादा विश्वास भी नहीं था बैंकिंग व्यवस्था को लेकर। ये वाला माइक थोड़ा डाउन हो रहा है, दूसरा माइक में एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। कई दिन बाद क्लास ले रहे हैं तो चीजें अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रही, आप समझते ही होंगे। हेलो, हेलो। आ रहा है वॉइस, ठीक, स्टार्ट करते हैं तो फिर। तो हुआ क्या यहाँ पर? हाँ, तो मैं बता था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो जब देश आजाद हुआ तो देश में धोखाधड़ी चरम पर थी। लोग बैंकों का पैसा लेकर भाग जा रहे थे और बैंक भी लोगों का पैसा लेकर चले जा रहे थे। और बहुत सारी ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी जनसंख्या की थी जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करती थी, इसलिए कि उनको लगता था कि अगर बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक में अगर पैसा हमने जमा किया तो पैसा डूब जाएगा। तो डूबने से अच्छा है कि घर में गड्ढा खोदते थे वो लोग और एक डिब्बा लाते थे, उसमें नोटों की गड्डी को रखते थे। जो भी नोट रहते थे उनके पास, जो भी चीजें रहती थी, गोल्ड वगैरह जो भी कुछ रहता था, गड्ढा खोदते थे, दाब दिया करते थे उसको, जब जरूरत पड़ती थी गड्ढे में से निकाल लिया करते थे। मतलब बैंकिंग फैसिलिटी घर में ही अपने आप स्वयं वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि यार ऐसे तो सही नहीं है, क्योंकि अगर जो करेंसी सर्कुलेशन में नहीं रहेगी तो उसकी जो पावर है वो लगातार कम होती चली जाएगी। तो सरकार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक एंटिटी में ला दिया जाता है। या मैं कह दूं कि किसी प्राइवेट इकाई को पब्लिक इकाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप या गवर्नमेंट स्टेक वहां पर ज्यादा कर दिए जाते हैं, 51% या उससे ज्यादा, है ना, मोर देन 50% या मोर देन 51% या अप्रोक्सीमेटली 51% से कम नहीं होंगे। तो जब सरकार गारंटी लेने लगी इस चीज की, तो फिर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाने लगा। उसी को एक वर्ड यूज किया जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने आपको आरबीआई पढ़ा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इट दैट प्रोसेस जिसके अंदर देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था के साथ अटैच करना होता है, मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना होता है। या कहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि देश के हर व्यक्ति के पास, हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। तमिलनाडु का मंगलम गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना जिसके पास 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करने का स्टेटस, मतलब वहां के हर नागरिक के पास बैंकिंग अकाउंट है। अब आप कहेंगे कि हमारे गांव में भी सबके पास है ना, एक दो लोग तो रह ही जाते हैं, लेकिन मंगलम गांव पहला, क्योंकि वो बहुत पहले 2006 या 7 के आसपास में ही बन चुका है। तो बड़ी बात है। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। जो राष्ट्रीयकरण किया गया, जो नेशनलाइजेशन किया गया, वो अलग अलग प्रोसेस में किया गया और पूरे भारत में जो नेशनलाइजेशन प्रोसेस था वो 2 चरणों में पूरा किया गया। इसकी बात हम करते हैं, लिखते हैं यहाँ से, 2 चरणों में पूरा किया गया। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, 1 जनवरी 1949, है ना। आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे, सीडी देशमुख साहब थे। और इधर एसबीआई 1 जुलाई 1955।
इन दोनों को नेशनलाइजेशन किया गया, और इसको जो किया गया वो अलग अलग फेजेस में किया गया। तो पहला लिखते हैं हम फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज 19 जुलाई, याद रखना है ना, 1969। 19 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना, सॉरी स्थापना करो, नेशनलाइजेशन प्रक्रिया स्टार्ट की गई। जब नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, उसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। लिख देता हूं ना, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। नाम लिखने जरूरी नहीं है। जिनके पास कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी, ना? जिनके पास पेड अप कैपिटल या जमा राशि या जमा पूंजी कह सकते हैं, जमा पूंजी कितनी थी, मिनिमम 50 करोड़ थी, ऐसे 14 बैंक थे। तो इन 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, मर्ज सॉरी नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप में लाया, गवर्नमेंट का स्टेक वहां पर बढ़ाया गया। उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे एल के झा। एल के झा। और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी थी। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और दूसरे वीवी गिरी, ये कार्यवाहक थे। ये को क्या थे? कार्यवाहक, एडहॉक, कार्यवाहक थे, एडहॉक थे। ये तो था फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेकंड फेज डेट था 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1980, 19। और यहाँ पर जो नेशनलाइजेशन किया गया वो 6 बैंकों का किया गया। कितने बैंक? 6 बैंक्स, जिनके पास जो कैपिटल थी वो मिनिमम कितनी थी, 200 करोड़। क्योंकि भाई 1969 से और हम 1980 तक आए तो 11 साल बढ़ गया, तो लोगों के पास पैसा भी बढ़ा था, क्योंकि हमारा जीडीपी का साइज भी बढ़ रहा था। जीडीपी का साइज कैसे कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास इनकम बढ़ते चला जाएगा, मतलब वहां पर ट्रांजेक्शन ज्यादा होते चले जाएंगे, मतलब वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता चला जाएगा, लोगों की इनकम ज्यादा होती चली जाएगी। नेशनल इनकम निकालते भी ऐसे ही, प्रोडक्शन मेथड से और इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। वो समझाऊंगा जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे वहां पर। कितने बैंक थे? 6 बैंक। मैं 6 बैंकों का नाम लिखवाऊंगा अभी, क्योंकि जो 14 बैंक थे उनका नाम लिखवाना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो नाम लिखवाना है वो जरूरी है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी था। और पीएम कौन थे उस समय? वही इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल। आईजी पटेल थे। और प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी। अब बात करता हूँ जो ये मैंने नाम लिखवाए थे, सॉरी नाम बताए थे 6 बैंक्स। ये 6 बैंक कौन-कौन से हैं? इनके बारे में बात करते हैं। पहला बैंक आंध्रा बैंक, फर्स्ट आंध्रा बैंक। फर्स्ट कौन सा बैंक था एस्पायरेंट्स? आंध्रा बैंक। दूसरा कॉरपोरेशन, तीसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट विजया बैंक, नेक्स्ट बैंक कौन था? विजया बैंक। और नेक्स्ट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और नेक्स्ट बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ। ये 6 बैंक थे, ये 6 बैंक थे। टोटल बैंक कितने हो गए? 20 हो गए भाई। 14 पहले और 6 अब। 14 बैंक पहले स्थापित किए गए और 6 बैंक अब स्थापित किए गए। टोटल बैंक कितने हो गए? 20। इनमें से ये जो बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाती है 1993 में बैंक करप्ट। ये क्या हो जाती है? 1993 में बैंक करप्ट हो जाती है। बैंक करप्ट हो जाती है। बचे कितने? 19। विजया बैंक और एक बैंक पहले हो गया था, तो देना बैंक। इन दोनों को भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ये भी दोनों दिवालिया घोषित हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ लेते हैं वो मर्जर ऑफ बैंक ही पढ़ते हैं कि बैंकों का आखिर मर्जर किया क्यों जाता है, बैंकों का मर्जर किया क्यों जाता है और मर्जर का मतलब होता क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और लिखते हैं यहाँ पर मर्जर ऑफ बैंक्स। मर्जर ऑफ बैंक्स। मर्जर ऑफ बैंक का मतलब क्या है कि जब एक या दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं कि एक बैंक का मर्जर, एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ ऐड कर दिया जाता है, उसको क्या करते हैं? मर्ज कहना कहते हैं। आप लोग जानते हैं मर्ज क्या। तो जब दो या दो से अधिक बैंकों का आपस में विलय कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं मर्जर ऑफ बैंक कहते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों किया जाता है? एक सीधा सा कारण ये है कि बैंकों का जो ऑपरेशनल चार्ज है या ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को पैसा डूबने की चांस ज्यादा है, क्योंकि जो बैंक है, मान लीजिए कोई बैंक है XYZ, उसकी बैंक की कंडीशन सही नहीं। सही नहीं का मतलब उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, वो लगातार घाटे में जाता जा रहा है, लगातार घाटे में जाता जा रहा है। तो क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, जहां पर वो बैंक ऑपरेट करते हैं उस ऑपरेशन रेंट देना है वहां पर, तो टोटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसके कागज को उठाकर, कागज को मतलब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाकर पूरा डेटा किसी दूसरे बैंक को दे दिया जाता है कि अब आप अपने एम्प्लॉय को छुट्टी कर दीजिए और आप दूसरा बैंक, कोई बैंक है ABC, उस बैंक को पूरा डॉक्यूमेंट दे दी जाते हैं कि आज से जो भी वहाँ के कस्टमर हैं वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। जो भी वहां पर जिनके भी जो भी अकाउंट होल्डर हैं उस बैंक के XYZ के, तो ABC से बोल दिया जाता है कि उसके कस्टमर अब आपके कस्टमर हैं, आप बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो कोई भी बैंक डूबे हुए बैंक को क्यों लेना चाहता है? इसलिए क्योंकि लोगों का पैसा रखा हुआ होता है और उस पैसे की गारंटी सरकार लेती है, और इसके बदले RBI से एक स्टिमुलस भी मिलते हैं।
मतलब पैसे भी मिल जाते हैं तो उस बैंक को, एबीसी बैंक को। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पर मैं मर्जर बताता हूँ कौन से बैंक का साथ कौन से का मर्जर किया गया। मर्जर ऑफ टू और टू बैंक्स, है ना। कारण क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट को क्या करना? कम करना, परिचालन लागत। परिचालन लागत को कम करना। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से बैंक का मर्ज कब किया गया और किस बैंक में किया गया। ठीक है, ठीक है। तो मैं जो लिखूंगा ऐसे ही आप भी लिख लेंगे इसको। SYNDICAT, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। इसका विलय किस में कर दिया? कैनरा बैंक है। मर्ज विद, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। मैं ऐसे ही लिखूंगा, इस साइड में बैंक लिख दूंगा और इस तरह से एरो लगा के जैसे मैंने लगाया है, तो ये समझ जाना कि ये बैंक था पहले, ये बैंक पहले था और इसका मर्ज किस में कर दिया? इस वाले बैंक में। तो क्योंकि मैं हर बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिंपल सिंपल लिखूंगा, तो आपको भी लैंग्वेज का चक्कर में ज्यादा नहीं। दूसरा, इलाहाबाद बैंक, ये कम करते पहले देना बैंक। दूसरा, देना बैंक एंड विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में तीसरा बैंक, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, इस इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ। चौथा बैंक, आंध्रा बैंक और आंध्रा बैंक के साथ साथ और कॉरपोरेशन बैंक। इन दोनों का मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक और बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का भी मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो ये था हमारा विलय का प्रोसेस। और एक और चीज मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि ये जो विलय स्टार्ट किया था, विलय की जो घोषणा की थी, ये घोषणा कब की थी? तो थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और यहीं पर एडजस्ट कर, चलो यहाँ लिया आया। हाँ, यही फर्क होता है, यही फायदा होता है मेरे। अगस्त 2019 में, है ना? केंद्र सरकार ने क्या कही? केंद्र सरकार ने 10 बैंक्स की मर्ज करने की घोषणा की। डन। 10 बैंकों के मर्ज करने की घोषणा की। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद जो हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है या जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, टोटल कितने बैंक है? 12। टोटल कितने? 12। इन 12 बैंकों की स्थापना कब हुई है, इनका सीईओ कौन है, और इनके स्थापना का पर्पस क्या था, या इनसे जो कमेटी थी, इनकी जो कमेटी थी, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना की। मतलब कहने का यह है कि जो 12 बैंक हैं उनको देखेंगे कि उनकी स्थापना का वर्ष क्या है, उनकी स्थापना का वर्ष क्या है। फिर देखेंगे कि उनकी स्थापना कौन सी समिति के द्वारा की गई, कौन सी समिति के रिकमेंडेशन के बेसिस पर की गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखेंगे कि उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां देखेंगे, जरूरी नहीं सभी बैंकों का। फिर जो चौथी चीज रहेगी उसका देखेंगे हम हेडक्वार्टर कहाँ पर। चौथी चीज क्या देखेंगे? हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और पांचवी चीज देखेंगे हम कि जो उसके प्रमुख हैं, उसके जो प्रमुख हैं वो कौन है वर्तमान में, है ना? सबके नहीं देखेंगे, जिन जिनके जरूरी होंगे उनकी देख लेंगे, उनकी बात कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, रोकते हैं, समाप्त करते हैं आज यहीं पर। और जाते जाते आपको 2 लाइन आज सुना के जाते हैं, 2 लाइन सुना के जाते हैं। क्या ना कि जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती दोस्त किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती दोस्त किसी का, हर पल को पकड़ना यहाँ असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना या हर पल को जीना ही यहाँ का असली हुनर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, जाते जाते आपके लिए जय हिंद।